गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स का 15th चैप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू ट्रेंड्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और ये मैं पार्ट इसका सेकंड लेकर आपका सामने आया हूँ। ठीक है ना, हम उसका मतलब कुल मिलाकर इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और इसके अंदर हमने जो पिछली बार जो टॉपिक्स पढ़े थे, ये हमने पर कैपिटा इनकम पढ़ी थी, ठीक है ना, लो लेवल ऑफ इट मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ पढ़ी थी, लो लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ और पॉवर्टी पढ़ ली थी। तो अगला जो टॉपिक पढ़ता है वो टू मच डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, यानी हमारे जो इंडिया जो है, इंडियन जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। ठीक है, देखिए कैसे है, जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है ना, जैसे क्या होती है, इकोनॉमी डेवलप होती है, जो डिपेंडेंसी होती है ना, किसकी, इकोनॉमी की डिपेंडेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज, सेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी, एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंसी होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना, कम होगी। और जो इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर्स है उन पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। डिपेंडेंसी ऑन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये बढ़ जाती है जब इकोनॉमी डेवलप होती है, यानी इकोनॉमी जब डेवलप होती है तब क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उस पर डिपेंडेंसी कम होगी और डिपेंडेंसी बढ़ेगी किस पर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के ऊपर ये बढ़ जाती है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या ये आती है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस में कमी तो हुई है, लेकिन जो रेट ऑफ डिक्रीज है, रेट ऑफ डिपेंडेंसी जिसपे जो रेट ऑफ डिपेंडेंसी है वो बहुत स्लो है, ठीक है ना। इट मीन्स देयर विल बी रिडक्शन, ठीक है, इन एग्रीकल्चर डिपेंडेंस। हमारा रिडक्शन हुआ है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी हमने कम की है, लेकिन ठीक है ना, इन इंडिया के अंदर ये हमने कम की हुई है, लेकिन जो रिडक्शन स्लो है, बट दिस रिडक्शन इज स्लो, ठीक है ना। रिडक्शन जो हुआ है एग्रीकल्चर के अंदर हुआ है कि हमारा जो डिपेंडेंसी हमने कम तो कर ली है, लेकिन जो डिपेंडेंसी है, ठीक है ना, किसकी, एग्रीकल्चर के ऊपर जो इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो कम तो हुई है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे जो ये रिडक्शन है क्या हुआ है, स्लो हुआ है। क्या हो रहा है, ये बहुत ही धीरे धीरे ये होता है, ठीक है। अब देखिए अभी भी क्या है, लगभग 72% जो है, क्या है, 72% पॉपुलेशन, ठीक है ना, 72% जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, वो अभी भी क्या है, जो पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे डिपेंड थे एग्रीकल्चर के ऊपर, है ना, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे लगभग 72% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो डिपेंड थी एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है ना। आज भी है ना, इवन टुडे, आज की भी हम बात करें तो 49% जो पॉपुलेशन है, क्या है, 49% पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है किसमें, एग्रीकल्चर में। ये आज भी लगभग आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या, आधी जो हाफ जो पॉपुलेशन है वो अभी भी किसमें लगी हुई है, वो सब अभी भी एग्रीकल्चर में लगी हुई है, ठीक है ना। अब माइग्रेशन भी होता है, देखिए माइग्रेशन किसका, लेबर का जो माइग्रेशन है, कहाँ से, एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर से
नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ होता है, ठीक है ना, टू नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है ना, नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर पे होता है, ये किया ही है। लेकिन ये भी क्या है, ये जो माइग्रेशन भी क्या है, स्लो है, बट इट इज ऑल्सो स्लो। ये भी क्या है, स्लो प्रोसेस है। तो अभी भी जो है हाई डिपेंडेंसी जो होती है एग्रीकल्चर के ऊपर, हाई डिपेंडेंसी, ठीक है ना, ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है ना, क्या शो करेगी, सोर्स अनडेवलप्ड नेचर किसका, इकोनॉमी का, ठीक है ना। हाई डिपेंडेंसी जो होती है एग्रीकल्चर की, वो ये शो करती है अनडेवलप्ड नेचर किसका, इकोनॉमी का, ठीक है ना। इससे मतलब ये हो जाता है कि अगर आपकी जो पॉपुलेशन है ज़्यादा खेती में लगी हुई है, इसका मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में कम प्रोडक्शन हो रहा है। और जब यहाँ कम प्रोडक्शन होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब कम प्रोडक्शन होगा तो आपके जो डिपेंडेंसी वो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी, ठीक है ना, तो जो नेचर होगा इकोनॉमी का वो अनडेवलप्ड होगा, ठीक है। फिफ्थ जो रीजन इसका आता है वो डेमोग्राफी फैक्टर्स आता है, यानी कि पॉपुलेशन क्या आता है, डेमोग्राफिक फैक्टर, ठीक है। अब देखिए तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हम देख लेते हैं। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर भी ये शो करते हैं इंडियन इकोनॉमी का बैकवर्डनेस को, है ना। इन डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या करते हैं, शो करते हैं, शो बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, बर्थ रेट देखिए, हम बात करते हैं बर्थ रेट की। हमेशा जो इंडियन बर्थ रेट जो होती है, बर्थ रेट हमेशा क्या होती है, हाई, ऑलवेज। तो बर्थ रेट जो इंडिया में हमेशा क्या रहती है, हाई रहती है, ठीक है ना। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, क्या रहती है, ये भी हमेशा क्या रहती है, हाई रहती है, रिमेन हाई, ठीक। अब देखिए इस जो 2001 का जो डेकेड था, ठीक, तो 2001 से लेकर 2011 तक, ठीक है, देखिए डेकेड जो था, डेकेड कब से 2001 से लेकर 2011 तक, जो 10 साल का जो समय आया उसमें, ठीक है ना। इसमें क्या था कि जो ग्रोथ रेट थी इसमें, यानी 2001 से लेकर 2011 में जो पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, तो जो ग्रोथ रेट थी वो थी 17.64%, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हम हर साल में, है ना, एक न्यू ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। इट मीन्स ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की एवरी ईयर इन इंडिया इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, तो ये जो ग्रोथ रेट है ना, ये क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है ना, ये 17.64% 10 साल के अंदर, वो तो पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर है, ठीक है ना। ये कंडीशन इंडिया के अंदर है, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो साइज जो है पॉपुलेशन का ये बहुत ही बड़ा है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साइज जो है ना इंडिया की पॉपुलेशन साइज जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
और ये जो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, रिसोर्सेज उतनी कम होते रहेंगे, और जितने रिसोर्सेज कम होते रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पॉवर्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कैपिटल इनकम ये सब कम होते रहेंगे। और जब ये कम होंगे तो इससे आपकी इकोनॉमी का बैकवर्डनेस मालूम चलता है। ठीक है, अब देखिए तो नेक्स्ट जो रीजन आता है इसका, नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है वो है द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिस कंट्री के अंदर ज़्यादातर लोग अगर बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, वहाँ की जो इकोनॉमी होती है वो बैकवर्ड रहती है। क्यों? क्योंकि काम करने के लिए लोग नहीं होते, और जो काम करते हैं, ठीक है ना, जो काम करते हैं वो पूरे डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर पूरी जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन वो डिपेंड रहती है। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है अनडेवलप्ड नेशंस की, ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम ऑफ अनडेवलप्ड नेशन। ठीक है ना, अनडेवलप्ड नेशंस की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। किसकी? अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, अब देखो, अब जो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट मिल रही है अनडेवलप्ड में, दो प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। नंबर वन तो होती है स्ट्रक्चरल होती है, ठीक है ना, और नंबर टू जो होती है हिडन होती है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें गवर्नमेंट के पास इतनी इंस्टीट्यूशंस होते नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड पर्सन को काम दे सके। ठीक है ना, जैसे इंस्टीट्यूशन जैसे फैक्ट्रीज हो सकती है, ठीक है ना, और बड़े दूसरे की कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज हो सकती है ना, ऐसे कोई भी मशीनरी हो सकती है जिसका ये अभी तक इंडिया के अंदर या अनडेवलप्ड जो इकोनॉमीज है वहाँ पे इसकी कमी रहती है, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलती है। फिर देखिए इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलती है वो मिलती है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी? छुपी हुई बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं, हिडन जो छुपी हुई होती है अनएम्प्लॉयमेंट, ये मोस्टली जो होती है एग्रीकल्चर में ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, देखिए फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट होती है इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है ना वो फॉल्टी होता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ये होते किस लिए? अराइजेस ड्यू टू, इसलिए फॉल्टी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऑफ नेशंस। ठीक है ना, और क्या होता है? कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस कहते हैं कंटिन्यूस चेंज ऑफ, कंटिन्यूस स्ट्रक्चरल चेंज। कंटिन्यूस क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंज इनका कंटिन्यू होता रहता है, इसलिए ये क्या है? स्ट्रक्चरल चेंज। इसलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बदलते रहते हैं। मतलब देखिए गवर्नमेंट हर बार जब जैसे जैसे गवर्नमेंट बदलती रहती है, जैसे जैसे गवर्नमेंट बदलती है, गवर्नमेंट अपनी नई नई पॉलिसी बढ़ाते रहते हैं। उनकी पॉलिसी जो फॉल्टी पॉलिसीज होती है उस वजह से ये क्या करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है। ठीक है, तो उनकी कमी कहीं ना कहीं उनकी कमी रहती है उनकी पॉलिसीज के अंदर में। ठीक है, फिर देखिए अब स्ट्रक्चर चेंज जो होते हैं वो अलग अलग एरियाज में होते हैं। ठीक है ना, स्ट्रक्चर जो होता है डिमांड का चेंज होता है तो इनबैलेंस बनता है डिमांड ऑफ फुलफिलमेंट में। अब क्या होता है? क्योंकि इंडिया जो है ड्यू टू हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि हम आज भी जो है एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड है। ठीक है ना, और स्लो, ठीक है, स्लो डेवलपमेंट है अभी किसका? इंडस्ट्रीज का। ठीक है ना, और सर्विसेज का। इस वजह से क्या करना पड़ता है? इसे फेस करना पड़ता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट।
अब देखो, क्योंकि हाई डिपेंडेंसी होती है एग्रीकल्चर के ऊपर, स्लो डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रीज का और सर्विसेज का, इसलिए वहाँ के लोगों को, या जिस कंट्री में ऐसा होता है वहाँ के लोगों को हिडन एम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा होती है, क्योंकि हाई डिपेंडेंसी होती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है। और इनमें स्लो डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रीज और सर्विस में, तो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, ठीक है ना। ये बड़ा ही रीज़न इसका होता है। इंडिया के अंदर जो है लगभग सभी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है ना, ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, फाउंड इन इंडिया। लगभग हर प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया के अंदर मिलती है, ठीक है ना। अब इंडिया के अंदर लगभग हर प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो अपने लिए जो सीरीज जो है ना, जो सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट है तो कौन सी है? वो तो स्ट्रक्चरल है और हिडन है। ये दो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंडिया में रहती है, ठीक है ना। अब जो कंट्री, अब देखो हिडन एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, हिडन का मतलब, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? दैट अ पर्सन, कि जो व्यक्ति है ऐसा लगता है कि वो काम कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में है, काम कर रहा है, बट लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, कंट्रीब्यूशन जो होगा है ना इसमें प्रोडक्शन में, टू प्रोडक्शन इज वेरी लो। मतलब वो व्यक्ति काम तो कर रहा है, एग्रीकल्चर में काम तो कर रहा है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन जो है उसको प्रोडक्शन के अंदर वो क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है ना। काम करता है लेकिन प्रोडक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, और इसका मतलब कम कितना, ऑलमोस्ट जीरो, मीन्स ऑलमोस्ट जीरो, पूरा जीरो इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। और यही जो होता है, अब इसमें यह भी होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये पता करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। पता करना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, दिखाई देती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ऑब्स्टेकल एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, यानी पिछड़ी हुई हमारी टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के अंदर, टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही क्या है, लेट है, पिछड़ी हुई है। हम अभी भी टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों पे डिपेंड रहते हैं, हम आज भी फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड रहते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है बैकवर्डनेस का, इकोनॉमीज का, वो बैकवर्डनेस ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है ना। मेजर रीजन क्या है, मेजर रीजन फॉर बैकवर्डनेस, ठीक है। मेजर रीजन है बैकवर्डनेस का, वो क्या है, क्या है, पुअर टेक्नोलॉजी ऑफ, पुअर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये है पुअर प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ा मेन रीजन है बैकवर्डनेस का, ठीक है ना। अब देखिए अगर एब्सेंस होती है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। देखिए अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती तो प्रोडक्टिविटी में से क्या होती है, लो होती है, क्या होती है, प्रोडक्टिविटी लेवल जो होता है हमेशा क्या होता है, रिमेन लो, ठीक है ना, लो रहता है हमेशा। और लंबे समय तक ये माना जाता है कि जो अवेलेबिलिटी है नेचुरल रिसोर्सेज की सबसे इफेक्टिव फैक्टर डेवलपमेंट का, लेकिन रैपिड डेवलपमेंट जो जापान का वो ये प्रूव कर चुका है कि टेक्नोलॉजी ही मेन होती है ना। इट मीन्स फॉर रैपिड डेवलपमेंट, फॉर रैपिड डेवलपमेंट क्या चाहिए हमें, रैपिड डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, फास्ट टेक्नोलॉजीज चाहिए, क्या चाहिए, फास्ट टेक्नोलॉजीज चाहिए, ठीक है ना। तो लंबे समय तक ये माना जाता था, लंबे समय तक ये माना जाता था कि भाई जो किसी भी देश की डेवलपमेंट का प्रमुख जो उसका जो मेन जो उसके
फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं रिसोर्सेज, ठीक है ना। लेकिन जापान जैसी छोटी कंट्री ने ये साबित कर दिया कि रिसोर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितनी टेक्नोलॉजी जितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए एक और रीजन है, वन मोर रीजन किसका, स्लो ग्रोथ का, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्या है, क्या है, लैक ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन वो क्या हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है। हम आज भी ओल्ड टेक्नोलॉजी को हम क्या करें, यूज करते हैं। तो अगर जब न्यू टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो हम क्या कर सकेंगे, नया प्रोडक्शन लेवल हम कर पाएंगे। तो इंडिया बहुत कम खर्चा करता है ना। इंडिया क्या करता है, इंडिया स्पेंड, है ना, इंडिया स्पेंड वेरी लिटिल ऑन टेक्नोलॉजी। हम इंडिया जो है टेक्नोलॉजी बहुत कम खर्च करते हैं। हम अपने साइंटिस्टों को भी इतना मतलब पैसा नहीं देते कि वो नई टेक्नोलॉजी ढूंढ सके, बजाय इसके कि हम टेक्नोलॉजी बाहर से खरीद के ले आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है वो, ठीक है ना। और ये जो साइन है, यही साइन जो है अनडेवलप्ड नेचर बताता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, दिस शोज अनडेवलप्ड नेचर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है, आपको 8th वाला जो फैक्टर है वो है अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। और कौन सी हो सकती हैं, देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। यानी मेरिट्स, ठीक है। देखिए हमें इन सब के अलावा जो हमने इतना देखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रॉड दिस पार्टीज वीक बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। ये भी अनडेवलप्ड नेचर बताएगा इंडियन इकोनॉमी का। तो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आते हैं, पहला तो ह्यूमन डेवलपमेंट आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलप्ड होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, है ना, और बहुत ही मतलब उसकी कंडीशन अगर अच्छी रहेगी, ठीक है ना, तब वो क्या रहेगा, तब उस देश के जो लोग रहेंगे, है ना, यानी तब उस देश की इकोनॉमिक जो ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी अगर सब समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, ठीक है ना। तो वीक बेस स्ट्रक्चर है इंडिया का, और ब्रॉड डिस्पार्टीज रहती है, डिवाइड करते हैं इंडिया में। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत लो है। ये भी क्या है, अनडेवलप्ड नेचर बताता है, अंडर डेवलप्ड फॉर्म बताता है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमी का, इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का ये बहुत ही बड़ा अनडेवलप्ड फॉर्म बताता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, ठीक है ना। 2015 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, है ना, और ये जो रिपोर्ट थी वो थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी किस कंट्री में कितने ह्यूमन किस लेवल तक डेवलप्ड है उसकी एक रिपोर्ट बनती है, ठीक है ना। डेवलपमेंट इंडेक्स एक प्रिपेयर होता है, इंडेक्स, और ये प्रिपेयर करने वाला कौन होता है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है ये इसको प्रिपेयर करता है, जिसके अंडर इंडिया की जो पोजीशन थी, क्या है, इंडियाज पोजीशन, इंडियाज पोजीशन जो है वो कितनी है, 130, कितनी है, 130 है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स इसलिए अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें ये बताया गया था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इंडिया की जो पोजीशन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो कितनी है, वो 130 है, ठीक है ना, कितनी है, 130 है। हम बहुत पीछे हैं पूरी नेबरिंग कंट्री से, ठीक है ना, वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम आर नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है ना।
बहुत पीछे है, जैसे श्रीलंका है, जैसे श्रीलंका भी हमसे आगे है। चाइना हो गया, है ना। चाइना की जो पोजीशन है वो कौन सी है, 90th पोजीशन पे आई है, तो श्रीलंका की पोजीशन 73rd पोजीशन पे आई है। देख लीजिए आप, ये इतना मतलब इसमें चला। अब इंडिया के अंदर क्या है कि नॉन इकोनॉमिक डिस्पार्टी भी है, यानी लोग गरीब खूब सारे हैं, अमीर खूब सारे। मैंने आपको बताया कि भारत की जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी 1/4 जो पॉपुलेशन है एक अनपढ़ है, ठीक है ना। और 25% लोग जो है, 21% जो लोग बता रहे हैं वो सब क्या है, गरीब भी है। तो जब गरीब यानी लोगों का पैसा बराबर नहीं है तो ये इकोनॉमिक डिस्पार्टी बताता है, ये भी बैकवर्डनेस का शो करता है। इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन जो है इंडिया के अंदर वो जेंडर बेसिस होता है, यानी कि बेस स्ट्रक्चर जो होता है इंडिया का वो भी क्या है, वीक है। और ये सभी कारण क्या बता रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के अनडेवलप्ड इकोनॉमी शो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी इन डेवलपिंग फॉर्म, ठीक है। So these are some questions for you. These are your textbook questions. Okay. So you please follow your book and refer this video also, and write this answer in the clear and good handwriting with your name written on the top of the page. Okay. Thank you very much.